तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है और किसका, साइंस का। ये भी आपको पता होगा। तो देखो भाई, मैंने क्या किया है कि मैंने एक बढ़िया सा नोट्स बनाया है और इसी नोट्स से मैं आपको भाई आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा ना कि इस नोट्स को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हो इसको, नोट्स को, तो मेरी गारंटी है कि इस प्रश्नावली से, मतलब इस अध्याय से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। काहे कि इस नोट्स में बहुत दम है भाई। आप एक बार पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। कोई पूछेगा भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं ना, तो नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दो ठे पदार्थ होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का ना, उसका गुणधर्म अलग रहेगा और नया पदार्थ भी बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखो, H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई, जल मिल जाता है। तो देखो, दूसरे पदार्थ था उसको जब हमने मिलाया तो एक हमको नया पदार्थ जल मिल गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो आप बताओगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। जिसमें नया पदार्थ बनता है ना, वो हमेशा आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, मैग्नीशियम है, उसकी क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ की तो हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा एक नया पदार्थ बन जाता है। अब आप पूछोगे सर ये यस, जी, यस क्या है। यस का मतलब होता है सॉलिड। अब जो मैग्नीशियम है ना, वो ठोस होता है, आपका क्या होता है, ठोस। और ऑक्सीजन आपको पता है कि गैस होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी आपका क्या होता है, सॉलिड, मतलब एकदम ठोस होता है। तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आपने समझा इसको। अब आगे चलते हैं। देखिए, हमने समझ लिया कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण को समझते हैं। जैसे भोजन का अगर कोई आपसे पूछे कि भैया भोजन का जो पकना है वो कौन सा अभिक्रिया है, तो आप बोलोगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया है वो भोजन का पकना। जो हम साथ लेते हैं, मतलब जो श्वसन होता है, वो भी क्या होता है, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दूध से दही बनना ये भी है। और मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये आपने समझा। अब मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये सब जितने भी उदाहरण लिखे गए हैं ना, वो क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। हमने क्या समझा, हमने अभी तक सिर्फ ये समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। अब देखो आगे, अब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, अगर कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था का मतलब होता है जैसे कि अगर वो ठोस है तो हो सकता है कि गैस हो जाए, अगर गैस है तो हो सकता है ठोस हो जाए, द्रव हो जाए, ऐसे। ठीक है ना, जैसे पहले पहले ठोस है तो आगे चल के वो क्या हो जाए, गैस हो जाए, या गैस है तो आगे चल के ठोस हो जाए, ऐसे। मतलब उसकी अवस्था, मतलब ठोस द्रव गैस में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में मतलब जैसे पहले पीला है तो नीला, हरा, लाल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब उसके रंग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो अगर रंग में परिवर्तन होगा तो हम समझेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। उसके अवस्था में परिवर्तन होगा तब वो हम समझेंगे कि वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। समझे। गैस का निकलना, अगर उसमें से गैस निकलेगा, गैस, जैसे कोई भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो गैस निकलता है ना, तो अगर उसमें से गैस निकलता है तब भी हम समझेंगे कि वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद ताप में परिवर्तन, उसके तापमान में परिवर्तन, मतलब टेम्परेचर का हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर में उसके अगर परिवर्तन हो जाएगा तब पर भी हम समझेंगे कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो अगर इतनी चीजें होती हैं तो वो क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, हमने समझ लिया भाई कि रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करते हैं, तो ये चीजें हमने समझ ली। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं साइड में। अगला हमारा चीज आ जाता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है भाई, सबसे पहले क्या पढ़ना है, अभिकारक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है, ध्यान से समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा इसको रख देता हूँ इसी पर ना, देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। अभिकारक, अभिकारक देखो लिखा है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक हो गया ये। उत्पाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अब ध्यान से समझो, अभिकारक का मतलब जैसे जब रिएक्शन तुम कराते हो तो जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको अभिकारक कहते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, भाग कौन लेता है, जैसे मान लो कि हमको शरबत बनाना है, तो शरबत में कौन कौन आएगा, शरबत में सबसे पहले तुम्हारा चीनी आएगा, पानी आएगा। तो जो चीनी और पानी है वो आपका अभिकारक होगा, काहे कि शरबत बनाने में यही लोग भाग लेंगे ना। उसके बाद जब शरबत बनेगा तो वो आपका उत्पाद बन के तैयार होगा, तो उसको उत्पाद कहेंगे। ठीक है, समझे ना बात को। वैसे जैसे अब अभिकारक समझे तुमने ना, जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ई का है, हमारा अभिकारक है। ई का है, अभिकारक है, ये अभिकारक है। ई का है, अभिकारक ना। अभिकारक आपने समझा ना, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारा, इसमें हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने भाग लिया है, तो हमारा एक उत्पाद बना है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ई का है, उत्पाद है। उत्पाद किसे कहते हैं भाई, देखो उत्पाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। भाई हमारे क्या है, अभिकारक है, तो जब अभिकारक मिलते हैं तो बनता है उत्पाद। समझ गए दोनों चीज, अभिकारक और उत्पाद, इसमें कोनो डाउट तो नहीं है। अभिकारक का होता है, अभिकारक का होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया से जो चीज बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया से जिनका निर्माण होता है उनको उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया, कोनो दिक्कत इसमें नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे वो अभिकारक होंगे, और रासायनिक अभिक्रिया से जिसका निर्माण होगा उसको उत्पाद। इसको अगर एकदम सिंपल वे में समझना चाहते हो तो एक चीज समझो, अगर कुछ भी आप चीज बनाते हो तो उसमें लगती है सामग्री। क्या लगती है, सामग्री। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो कि तुम बना रहे हो शरबत, ये शरबत बना रहे हो, ये क्या है, शरबत है। इस शरबत में तुम क्या, पानी और प्लस चीनी डालोगे, तब वो बनेगा शरबत। तो मेरे भाई ध्यान देना, इस शरबत जब बन के तैयार होगा तो तुम्हारा ये एक उत्पाद होगा। क्या होगा, उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद। और उसमें जो डालोगे ना पानी और चीनी, वो आपका अभिकारक होगा। ठीक है, समझ गए ना। मतलब आपको किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो अभिकारक, और जो पदार्थ बनेगा उत्पाद होगा। बस आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, ध्यान से देखो ना। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ये हम सब जानते हैं भाई, कि जो रासायनिक अक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण द्वारा दिखाते हैं, ये हमने दिखाया है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई आपसे पूछ दिया भैया कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों, जैसे ये कोनो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है, तो उसके प्रतीकों तथा सूत्र, सूत्र जैसे Mg है, ये सूत्र भी है प्रतीक भी हो गया। ठीक है, तो आ, आ, मतलब क्या हो गया,
पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों का संक्षिप्त मतलब छोटा में जो वर्णन हम लोग करते हैं उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में समझाऊं? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो आपका प्रतीक होता है और जो सूत्र प्रयोग होता है ना छोटे रूप में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यही आपका एक का है रासायनिक समीकरण है। समझ गए? समझ गए। चलो, अब देखो ये जो आगे लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो इंपॉर्टेंट है। इन चारों को ना हमको बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस। ठीक है, इसको क्या करना होगा? बैलेंस। अब देखिए ये चार हमारे फॉर्मूले लिखे गए हैं, इसको हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। अच्छा, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? ध्यान से समझो, संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जैसे मान लो कि एक दो चीज है, इधर एक रास्ता है, इधर एक रास्ता है। ठीक है, इस पे चार आदमी है, तीन आदमी, इधर तीन आदमी, इधर चार आदमी, तो दोनों बगल का संतुलन बराबर है। तो तुम कहोगे नहीं सर, इधर कम है आदमी, तो इधर भी चार आदमी होने चाहिए, तो एक आदमी बढ़ा दो ना। तो कहने का मतलब यह है कि वही होता है रासायनिक अभिक्रिया में भी, रासायनिक समीकरण में होता है कि दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? द्रव्यमान आपके बराबर होने चाहिए। अगर द्रव्यमान बराबर नहीं है तो मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया आपका संतुलित नहीं है। तो वही संतुलित करना होता है। जैसे मैग्नीशियम इधर एक के है तो इधर भी मैग्नीशियम एक के होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर दो ठे है तो इधर भी ऑक्सीजन दो ठे होना चाहिए, ऐसे सब बराबर होने चाहिए आपके। चलो मैं कैसे बराबर होता है अब बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ये हमको संतुलित करना है ना, तो इसको मैं लिखकर आपको बढ़िया से समझाता हूँ कि कैसे संतुलित किया जाता है। और देखो, संतुलित करने का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा, इस बात को ध्यान रखना भाई। संतुलित करने वाला आपके बोर्ड के पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इसको प्लीज बढ़िया से समझ लो। ठीक है, चलो समझते हैं अब। तो मैं क्या करता हूँ आपको समझा दूं। भाई एक पेज मुझे लेना पड़ेगा समझाने के लिए ना। हाँ, मैं एक पेज ले लिया हूँ, बस एक मिनट में मैं आपको अभी यहाँ समझा दूंगा, आपको घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक, ठीक ठीक, थोड़ा सा पेज गड़बड़ा गया, उसको सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्थित कर दूं फिर आपको बताता हूँ ना। गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। ठीक है, यही है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पहला रिएक्शन था उसको ले लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। जैसे पहला हमारा था HNO3 ना, प्लस का है CaOH का ट्वाइस है। उसके बाद का है, उसके बाद CaNO3 का ट्वाइस है। उसके बाद H2O है। इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है, ये जो हमारा एक रासायनिक समीकरण है इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करना बहुत ही आसान है, देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको लिख लेना है, जो जो यहाँ पर है ना उसको लिख लेना। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर कैसे है, हाइड्रोजन यहाँ पे H एक है तो H एक ऐसे करके लिख लेना, क्योंकि हाइड्रोजन एक है तो एक लिख देना। नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन को भी एक है लिख लो ऐसे। ऑक्सीजन का थे तीन थे तो ऑक्सीजन तीन थे, ये एक डब्बा में थे क्योंकि ये एक साथ थे तो इसको एक साथ रखोगे। अब ये वाले सभी एक साथ है तो इनको एक साथ इधर ही रखोगे, इधर को इधर ही रखोगे, इधर को इधर रखोगे। अब दोनों बराबर भी करना होगा। अब देखो सी ए कैल्शियम है, कैटे है भाई, कैल्शियम आपका कैटे है, कैल्शियम एक है तो एक लिख लो। और देखो OH का ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन दूठे है हाइड्रोजन भी दूठे है,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो ठे कर लेना और हाइड्रोजन भी दो ठे कर लेना। इतना चीजें तो आपको भाई आई गई होंगी, इतना चीजों में मतलब इन चीजों में कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इधर देखो कैल्शियम इधर कैटे है, इधर कैल्शियम भाई कैटे है, एक क्या है कैल्शियम, एक लिख लो। अब देखो NO3 का ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन दो ठे है और ऑक्सीजन तीन ठे, तो तीन दूना के छठ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन एक ठे हो जाएगा और ऑक्सीजन कैटे होगा भाई छठ। देखो O3 तीन ठे पहले ही से इसका ट्वाइस है, मतलब तीन दूना के छह होगा, ये एक हो गया, एक डब्बा में बंद। अभी एक डब्बा में अलग बंद होगा, हाइड्रोजन दो ठे है ऑक्सीजन एक है, तो हाइड्रोजन दो ठे है और ऑक्सीजन एक है, बस। अब इन दोनों को ना आपको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है मेरे भाई, बराबर। चलो अब देखो इधर हाइड्रोजन एक ठे है, इधर कहाँ गया हाइड्रोजन दो ठे है, तो हाइड्रोजन तो बराबर करना पड़ेगा, तो बस इसी में दो का गुणा करो। अब एक चीज और, अगर इसमें दो का गुणा करोगे तो इस सब में दो का गुणा होगा। जैसे अब दो का गुणा करोगे तो ये हाइड्रोजन कट हो जाएगा आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन दो ठे हो जाएगा, नाइट्रोजन भी आपका दो ठे हो जाएगा, जी नाइट्रोजन भी कट हो जाएगा दो ठे, और ऑक्सीजन तीन दूना का कट हो जाएगा, छठ हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। अब फिर से अब देखो क्या बराबर हो गए, देखो हाइड्रोजन दो ठे इधर है, तो हाइड्रोजन भी इधर कैठे है, दो ठे है। लेकिन लेकिन एक चीज और, यहाँ पर देखो यहाँ भी हाइड्रोजन आपका दो ठे है, मतलब दो दो इधर चार हाइड्रोजन है, इधर कैठे हाइड्रोजन है, तो इधर देखोगे तो आपके पास दो खाली हाइड्रोजन लग रहा है ना, मतलब अगर हम इसमें भी दो का गुणा करेंगे तो चार हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं, दो दूना के चार हाइड्रोजन और फिर दो ठे ऑक्सीजन। अब मिलाओ देखो, दो ठे हाइड्रोजन यहाँ है, दो ठे हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन इधर है, तो इधर भी चार ठे हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इधर कैठे है, दो ठे है, तो नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन एक का लिखा कहा हमने, नाइट्रोजन यहाँ पर दो ठे था यार, गलती हो गया भाई थोड़ा सा ना, यहाँ पर दो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर दो ठे है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर दो ठे हो गया, सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर छठे है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ छठे हो गया, सही है। कैल्शियम एक है यहाँ पर, तो कैल्शियम भी एक है, सही हो गया। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो दो ठे यहाँ पर है, तो दो ठे यहाँ पे है, समझ गए। अब देखो ऑक्सीजन दो ठे यहाँ पर है और छह ठे यहाँ पर, मतलब छह दो आठ, टोटल ऑक्सीजन इधर आठ ठे है, तो इधर वो दोनों मिला के आठ ठे होना चाहिए, छह ठे यहाँ और दो ठे यहाँ, आठ ठे, सब बराबर हो गया। सब बराबर हो गया कि नहीं मेरे भाई, ध्यान से समझो। देखो फिर से मैं एक बार आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, पहले ऐसे तो लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर एक के था, इधर दो थे था, तो हमने दो का गुणा कर दिया। फिर इधर इधर दो भी इधर भी दो थे हाइड्रोजन था, दो दो चार ठे हो गया था, तो यहाँ भी हमको चार बनाना था हाइड्रोजन, काहे कि दो था, तो इसमें भी दो का गुणा कर दिया, तो चार ठे हो गया। अब सब जब मिलाओगे तो सब बराबर आएंगे। अब देखो जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर दो टे है, दो टे यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब इधर चार हाइड्रोजन है, तो इधर भी चार होना चाहिए, चार है। नाइट्रोजन इधर एक दो ठे है, नाइट्रोजन भी इधर दो ठे है। ऑक्सीजन छह ठे इधर है, दो ठे इधर है, मतलब छह दो आठ, आठ ठे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी छह ठे इधर है और दो ठे इधर है, मतलब छह दो आठ ऑक्सीजन, सही है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, बराबर हो गया ना। अब करना कैसे है, तुमने दो का गुणा किसमें किया था, इसमें किया था, ये पहले वाले में, तो दो का गुणा यहाँ कर देना, और दो का गुणा तुमने इसमें किया था, मतलब इसमें H2O वाले में, तो दो का गुणा यहाँ कर देना, बस हो गया आपका बराबर। ऐसे ही आपको क्या करना है, बराबर करना है, और आपका आराम से हो जाएगा। कोनो डाउट नहीं, डाउट। अब इसका मैं बी वाला देख लेता हूँ, बी वाला हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, देखो बी वाला NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4, फिर का है, फिर यहाँ पर है Na2SO4 प्लस H2O है, यही है। अब इसको भी हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो चलो लिखो, सोडियम भाई मेरे पास क्या है, एक है, लिख लो, सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन
वो भी 1 का है, उसको एक डब्बा में बंद कर लो। H2SO4 हाइड्रोजन 2 थे यहाँ पर, सल्फर 1 थे, ठीक है, सल्फर के थे 1 थे, फिर ऑक्सीजन के थे 4 थे, इसको बंद कर लो ना। अब यहाँ से Na2 सोडियम 2 थे, सल्फर यहाँ पर 1 थे, ऑक्सीजन 4 थे ना। उसके बाद क्या होगा, H2O मतलब हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 थे। ठीक है, अब चलो बैलेंस करते हैं, ध्यान दो। इधर देखो सोडियम 1 है और इधर सोडियम 2 है, तो इधर हमको भी 2 बनाना पड़ेगा सोडियम को, तो बस इसमें 2 का गुणा कर दो ना। तो सब में 2 का गुणा होगा, अगर इसमें 2 का गुणा करोगे तो इस पूरे डब्बा में 2 का गुणा होगा, मतलब इसमें भी 2, 2 थे सोडियम हो जाएगा, 2 थे ऑक्सीजन, 2 थे हाइड्रोजन। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो एक चीज और, अब ध्यान देना, इधर तुम्हारा सोडियम 2 हो गया, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन टोटल इधर हो गए। अब इधर देखो हाइड्रोजन ढूंढो कैसे है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर दुआ है तुम्हारा, तो तुमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 को गुणा करके 4 हाइड्रोजन इधर कर देना होगा, 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब मिलाओ सबको। सोडियम कैठे है इधर, 2 थे सोडियम, 2 थे, खत्म। ऑक्सीजन इधर 2 थे यहाँ ऑक्सीजन, 4 थे यहाँ, 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 थे यहाँ, 4 थे यहाँ, 6 ऑक्सीजन, सही है, बराबर है। हाइड्रोजन हमने अब देखा बराबर, सल्फर 1 के इधर है, सल्फर 1 के, मतलब टोटल हमारे पूरा एकदम समीकरण बैलेंस हो गया बढ़िया सा। तो हमने 2 का गुणा किसमें किया था, इसमें, तो इसमें 2 का गुणा यहाँ तुम कर दो और फिर 2 का यहाँ कर दो, हो गया, एकदम पहले का तरह था, आसान था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। सी को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो सी वाला देख लेते हैं क्या है ना। कहाँ था बैलेंस करने वाला, मैं तो पूरा था, यही है सी वाला ना, मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है मेरे भाई, बैलेंस। चलो तो हम लोग बैलेंस करते हैं इसको। अब देखो इसको लिख के बैलेंस करना होगा, तो मैं एक चीज पहले ही से बता देता हूँ, देखो इधर समझो, इधर देखो सोडियम 1 के है, लिख के ढूंढना पड़ेगा ना, सोडियम इधर 1 के है, इधर भी देखो सोडियम 1 के है, सही है। Cl इधर 1 के, क्लोरीन 1 के है, इधर भी क्लोरीन 1 का है, सही है। Ag इधर 1 के है, इधर भी Ag 1 का है, नाइट्रोजन 1 के इधर, इधर भी नाइट्रोजन 1 के है, ऑक्सीजन इधर 3 थे, ऑक्सीजन भी इधर 3 थे, मतलब ये बैलेंस है, मतलब ये क्या है भैया, बैलेंस है, इसको हमको बैलेंस अब करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये पूर्ण रूप से हमारा क्या है, बैलेंस है, तो इसको छोड़ देंगे। अब डी वाले को देखते हैं, इसको समझ गए ना, ये बैलेंस है, इसको हमको बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे वाले को देख लेते हैं ना, जो आगे वाले था, अगला हमारा BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 प्लस HCl, ये है हमारा अगला, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम देखो, इसको लिख ले, Ba कैटे आपका 1 है, Cl2 मतलब Cl आपका कैटे है, Cl आपका 2 है, बस इसको बंद कर लीजिए।
आपने क्या किया कि इसको बंद कर लिया, हो गया आपका। अब इसके बाद H2, H कैटे आपका 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 इधर लिख लें, ठीक है। उसके बाद यस आपका कैटे है 1 है, तो 1 लिख लीजिए। और देखिए O मतलब ऑक्सीजन कैटे आपका 4 है, तो 4 इधर लिख लीजिए इसको। आपने इसको भी क्या किया, लिख लिया 4 भाई, 4, ठीक है, 4 हो गया। अब इधर भी देखिए Ba 1 के है, यस कैटे है 1 के है, ऑक्सीजन कैटे है 4 थे ना, फिर HCl है इधर, तो H कैटे है 1 के है, और Cl कैटे है वो भी 1 के है, तो इसको भी एक खाने में बंद कर लीजिए, ठीक है। अब हमको करना है बैलेंस, देखो यह सब अच्छा नहीं लगता। अब इसको करना है बैलेंस, बैलेंस करो। Ba 1 के है, Ba 1 के सही है, Cl 2 है, Cl 1 के है, इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर Cl 2 है, Cl 2 है, ठीक है। अब चेक करो, Ba 1 के है, Cl 2 है, तो इधर भी Cl 2 है, सही है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सही है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सही है। ऑक्सीजन 4 है भाई, ऑक्सीजन 4 था क्या, हाँ ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, मैं एक का ही लिख रहा हूँ बार बार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ऑक्सीजन भी 4 इधर है, ऑक्सीजन भी 4 इधर, मतलब ये हमारा बैलेंस हो गया। तो हमने 2 का गुणा इसमें किया था ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी समीकरण दिया गया हो तो उसको सबसे पहले ऐसे लिख लीजिएगा, फिर उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कहाँ पर गुणा करना है, आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, इतना तो है कि कर ही सकते हो ना, तो बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना सही है, कहीं भी दिक्कत होती है हमको कमेंट करके जरूर बताओ ना, कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत है समझाइए, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो फिर लेके आएंगे दोबारा इसी का, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं ना। अब हम क्या समझे भाई, अब हम लोग क्या समझे, देखो देखो उसके बाद अब हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हमने बैलेंसिंग समझ लिया। अब हमको रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया टोटल 5 प्रकार की होती है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद उपचयन और अपचयन के बारे में हमको पढ़ना है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को हम लोग रेडाक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का। दो चीजें इंपॉर्टेंट था सबसे, एक रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, और ये जितने भी प्रकार का अभिक्रिया है ना, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका 2 नंबर में, ठीक है, तो उसको जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी अभिक्रिया के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम एक एक कर सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भैया इस संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो हमको पढ़ना सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ये ना जी। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लगा लेता हूँ ना, तो सही रहेगा। तो हमको क्या पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है समझते हैं। देखो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा जो अभिकारक होंगे ना, वो मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का जो दहन होता है, तो उसमें जब हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ जब कराते हैं तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया भैया, ये हमारा होता है संयोजन अभिक्रिया। काहे कि इसमें जो है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, खाली एक का उत्पाद का, दूसरा उत्पाद उसमें जुड़ गया तो उस संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, ध्यान देना, खाली एक का उत्पाद बनेगा।
या तो जल बने, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बने, या तो कुछ बने, लेकिन एक का उत्पाद बनना चाहिए आपका, समझ गए ना। तो अगर एक उत्पाद बनेगा तब उस संयोजन अभिक्रिया होगा आपका। ठीक ठीक। आगे आगे हमको पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझिए वियोजन अभिक्रिया को। बोला है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। अब एक ही कौन यौगिक होगा, मतलब एक पदार्थ होगा, वो क्या करेगा, टूटेगा। तो जब वो टूटता है ना, तो उसको हम कुछ दिया जाता है, जैसे विद्युत दिया जाता है या सूर्य के प्रकाश दिया जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए कुछ मतलब दिया जाता है। तो जैसे जल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये टूटता है, तो किसमें टूटेगा, ये टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है। तो अगर एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, टूट मतलब बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन। ठीक है, मतलब वियोजन अभिक्रिया कहते हैं उसको। इसमें वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक पदार्थ रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा कि दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाएगा, मतलब टूट के बदल जाएगा। ठीक है। तो जैसे जल है, जल जो आपका टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तो ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। और सेम अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दे देता और ये टूट जाता कार्बन प्लस ऑक्सीजन में, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया होता। ठीक है ना, बस यह आगे आ जाएगा, ये चीजें पीछे चल जाएगा, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझे कि नहीं, समझे ना। हाँ, तो ध्यान देना इन चीजों को। अब देखो जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, वो तीन प्रकार की होती है। पहला होता है उष्मी वियोजन अभिक्रिया आपका, उसके बाद होता है वैद्युत वियोजन, उसके बाद होता है प्रकाशीय वियोजन। तो उष्मी वियोजन क्या होता है भैया, अगर उष्मा के कारण, ठीक है, उष्मा के कारण अगर कोई वियोजन होगा तो उसको उष्मी वियोजन, विद्युत धारा के कारण कोई अभिक्रिया होगा तो उसको विद्युत अभिक्रिया कहेंगे, विद्युत वियोजन कहेंगे। अगर प्रकाश के कारण कोई अभिक्रिया होगा, मतलब कोई मतलब पदार्थ टूटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। उष्मा के कारण कोई पदार्थ टूटेगा तो उष्मी वियोजन, विद्युत के कारण कोई पदार्थ टूटेगा या यौगिक टूटेगा तो उसको विद्युत वियोजन। अब प्रकाश के कारण कोई यौगिक टूटेगा तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। परिभाषा नीचे लिखा गया है, मैं ध्यान से पढ़ देता हूँ, देखो। देखो सबसे पहले हमको पढ़ना है उष्मी वियोजन। अब देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अपघटित होने का मतलब होता है टूट जाता है। तो जब क्या होगा कि कोई भी यौगिक रहेगा, वो उष्मा के कारण टूटेगा, तो उसको हम लोग उष्मी वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 है, तो जब हम इसको उष्मा देंगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया है, उष्मी वियोजन। इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर आगे उष्मा है तो उष्मी वियोजन, अगर इसी पर विद्युत रहता तो विद्युत वियोजन होता ही अभिक्रिया, अगर यहीं पर प्रकाश हो जाता तो ये अभिक्रिया कौन सा होता, प्रकाशीय वियोजन। ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें क्लियर है, एकदम आसान था, मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पर, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए हमारा अगला टॉपिक आ चुका है यहाँ पर हमारे सामने। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत वियोजन। मैंने आपको बता ही दिया है विद्युत वियोजन क्या होता है, मतलब विद्युत के कारण अगर कोई पदार्थ टूटता है तो उसको हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं ना, लिखा है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। अब जैसे H2O है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन। ठीक है, आसान था। अब आगे आगे देखो प्रकाशीय वियोजन है, तो ये क्या होता है, प्रकाश के कारण टूटेगा। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl है, अब हम इसमें सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये क्या होगा, Ag प्लस Cl में क्या होगा, टूट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये तीनों बहुत ही आसान था। अब आगे चलते हैं, देखो तीसरा जो हमारा रिएक्शन है, मतलब तीसरा जो हमारा परिभाषा हमको पढ़ना है होता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो ध्यान से। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ई है कि अधिक क्रियाशील तत्व है ना, कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। मतलब जैसे अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे एक होता है सक्रियता श्रेणी, उसमें क्या होता है ना, अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर रहता है और जो कम क्रियाशील तत्व है वो होता है नीचे ना। तो वही बोल रहा है। तो जो इसका मतलब ये है कि ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है ना कि जैसे मान लो कोनो बरियार आदमी है, एक कमजोर आदमी है, तो बरियर का आदमी क्या करेगा, जाएगा छोटका को दू पड़ाका मारेगा और उसको वहां से भगा देगा, कहेगा चल हट तू यहाँ, अब हम बैठेंगे, तो वह मार के भगा देता है। इसका मतलब वो जो बरियार आदमी है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, और जो कमजोर का मार खाया है ना वो कम क्रियाशील तत्व है। तो जाएगा ही मारेगा दू पड़ा का, उसको भगा देगा तो वहां पर बैठ जाएगा, मतलब वो का है, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो उसको देखो अपने स्थान से भगा दिया, मतलब उसको अपने स्थान से विस्थापित कर दिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ आया ये। अब देखो जैसे ये Fe है प्लस CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, लोहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर जब इसको हमने रिएक्शन कराया तो FeSO4 बना। अब देखो यहाँ पर Cu था पहले, तो ये जो Fe है ना, इस Cu को भगाया है कहीं, तब तो Fe आया है, यहाँ पे FeSO4 है, मतलब Cu गायब हो गया है ना। तो ये ना भाई ये बहुत बरियार है, Fe जो है ना बरियार है, ये जो, सॉरी भाई, और ये जो Cu है ना वो बेचारा कमजोर है। तो ये क्या करेगा, जाएगा दू पड़ाका मार के भगा देगा, तो ये भाग गया, तो ये यहाँ पर आ गया Fe, तो FeSO4, देखो FeSO4 हो गया। अब ये बेचारा जो Cu है वो बगल में जाकर चुम मार के बैठ जाएगा, बस काम खत्म इसका। तो Fe ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया। तो जब Fe Cu को विस्थापित कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, मतलब अपने स्थान से इसको हटा दिया है। ठीक है, इतने क्लियर है। चलो आगे। अब देखो इसमें ना एक बार विस्थापन हुआ है तो इसको विस्थापन अभिक्रिया, अगर दो बार होगा तो उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो बार विस्थापन होता है। देखो इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं अब बस समझाता हूँ कैसे दो बार विस्थापन होगा। अब जैसे देखो Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, उसके बाद जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो BaSO4 बनता है प्लस NaCl बनता है हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर बना है BaSO4, आपका बना है ना, तो ध्यान से देखो SO4 के आगे Na है ना, तो ये जो Ba है ये जाएगा इसके पास और इसको मार के भगा देगा, कहेगा चल तू निकल यहाँ से। ठीक है, काहे कि ये बरियार है और जो सोडियम है थोड़ा कमजोर है बेचारा। ठीक है, तो ई जाएगा इसको मारेगा और मार के भगा के यहाँ बैठ जाएगा। तो देखो एक बार विस्थापन हो गया, अभी एक बार और होगा। तो एक बार विस्थापन हुआ तो यहाँ Ba आ गया, तो BaSO4 बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक बार पहला बार विस्थापन हो गया, अब दूसरे बार क्या होगा कि जो Na है ना यहाँ Ba को हटाएगा, कहेगा तुम जाओ जी अब हम यहाँ आएंगे, तो ये जाएगा इसको मारेगा और हटा देगा, तो यहाँ से बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl। तो दो बार विस्थापन हो गया। तो जब दो बार विस्थापन होगा तो उसको ही हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ गए? कोनो डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, इसका भी काम तमाम हो गया मेरे भाई। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा तो आ रहा होगा भाई, बढ़िया से एकदम पढ़ा रहा हूँ आपको, कोनो दिक्कत डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया नोट्स है, पढ़ो एकदम मजे से। ठीक है ना, आगे देखो। आगे आगे हमारा पांचवा जो है, पांचवा है उपचयन, अपचयन और उपचयन, जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या तो हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हाइड्रोजन घट जाए,
ह्रास मतलब घटना, वृद्धि मतलब बढ़ जाना। तो ऑक्सीजन की चाहे वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए या हाइड्रोजन घट जाए, उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो जैसे कार्बन है ऑक्सीजन है, तो ये जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पर O है, ऑक्सीजन जुड़ा ना कार्बन के साथ, तो जब ऑक्सीजन जुड़ा इसका मतलब ये का है उपचयन है। समझे ना। अब देखो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में उसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी इसमें या तो ऑक्सीजन का ह्रास। तो हाइड्रोजन की वृद्धि, अब देखो Cu प्लस H2 है, तो यहाँ पर Cu के संगे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर खाली Cu बचा है, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास। तो देखो ऑक्सीजन का अगर ह्रास होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे पहले तो ह्रास हो गया, तो मतलब अपचयन हो गया। ठीक है, अब देखो H2 है, तो H2 के संगे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन ना। तो यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है, इसीलिए इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझो। अपचयन किसे कहते हैं, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना, उसको कहेंगे अपचयन। अब ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड है ना, CuO, अब CuO है, तो यहाँ पर जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो Cu यहाँ पर है, मतलब ऑक्सीजन घटा है, मतलब ऑक्सीजन का हुआ है ह्रास। तो जब मेरे भाई ऑक्सीजन का देखो ह्रास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन, मतलब यहाँ पर हुआ है अपचयन। अब यहाँ पर H2 है, तो H2 के संगे ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर होता है उपचयन। अब देखो यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। तो ये हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए कि नहीं, ये कौन सा अभिक्रिया हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए, ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब आगे देखो, आगे हमारा क्या है, आगे है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, देखो ध्यान से, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाता है। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना, मूर्छा उर्चा लग जाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, संक्षारण होता है। जैसे लोहा पर अगर पानी लग जाता है तो उसपे क्या हो जाता है, उसपे जंग लग जाता है ना, इसीलिए लोहा पर देखोगे ना पेंट कर देते हैं, तो उसपे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। वैसे चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, जो चांदी का तार होता है ना, चांदी होती है, उसपे क्या होती है, काली परत चढ़ जाती है, तो उसपे भी क्या होता है, संक्षारण हो जाता है उसका भी। तांबे पर जो हरी परत चढ़ जाती है कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमे धीमे होती है। तो ये जो सब उदाहरण है ना, इस संक्षारण के है। ठीक है ना, आसान है, संक्षारण में कोनो दम नहीं है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखो, आगे है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, देखो बोला कि वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। इसका मतलब है कि जो खाने वाला तैलीय सामग्री है जब वो वायु के संपर्क में आता है ना, तो वो क्या होता है, जल्दियां खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जब कुरकुरवा बनता है तो देखते हो कि उसमें हवा भरा रहता है, तो उसमें क्या भरा रहता है मेरे भाई, तो नाइट्रोजन भरा रहता है, उसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन। तो जब उसी हवा उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, तो जब उसी में का वो हवा निकल जाता है ना तो वो होता है खराब। क्या हो जाता है, खराब। इसीलिए नाइट्रोजन भर देते हैं, तो वो ज्यादा दिनों तक क्या होता है, चलता है। तो आप जाना अगर लेने कुरकुरे ना,
तो हवा उसमें का निकला रहेगा तो बोल देना कि खराब है भैया, हम तो नहीं लेंगे, हमको हवा वाला चाहिए। ठीक है ना। तो अगर ना देखना, अगर उसमें का हवा निकल गया रहेगा तो खराब हो गया, ये समझ लेना। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसमें, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4 है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बाहर हमको निकलती है। देखिए ऊष्मा बाहर निकली ना, तो जब भी ऊष्मा बाहर निकलेगी तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं। लेकिन जब ऊष्मा हमको जरूरत होगी, ऊष्मा जब अवशोषण करेगा तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा इसको चाहिए। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा लेता है अभिक्रिया करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे CaCO3 है, उसको ऊष्मा जब हम देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है ना। तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का आवश्यकता हुआ, तो जब इसको हम लोग ऊष्मा दिए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हुई, ऊष्मा की इसको आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना। तो ये जो हमारी प्रश्नावली थी होती है द एंड, मतलब ये होता है खत्म भाई। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज हमारे चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है।